हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्शन देंगे आरज़ू काज़मी एंड तारिक फ़ातेह साहब की वीडियो पर, और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली होगी। सो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। सो बिना देरी के चलते हैं सब वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मेरे साथ तारिक फ़तेह साहब हैं जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर, आज हम आपसे सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टर्स और जो कुछ हमें मतलब आप बता सकें कि डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में हमेशा रही है शुरू से, तो वो कैसे शुरू हुई और क्यों ये फौजी हुकूमतें हमारे पास आती रहीं और इस तरह से अभी तक आपने देखा लास्ट परवेज मुशर्रफ का दौर रहा, लेकिन अभी भी कहा यही जाता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के भी कही जाती है कि जी बैकग्राउंड में जो है वो डिक्टेटरशिप ही है। अब कहाँ तक ठीक है वो तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन जो सामने आके जिन्होंने रोल प्ले किया शुरू से डिक्टेटरशिप का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली जो डिक्टेटरशिप आई है वो मिलिट्री के थ्रू नहीं आई। वो अर्ली 50s में जब असेंबली डिसॉल्व की, मौलवी तमीजुद्दीन एक कैरेक्टर हैं, उनकी फाइट रही और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको चुन चुन के सीटों से फिट कराया। आप ये देखिए कि लियाकत अली खान वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनीवेयर इन पाकिस्तान। इनको ईस्ट पाकिस्तान से किसी को फायर करके वहां बिठवा के इलेक्ट कराया। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ वे कि बाय एनी कैलकुलेशन Hussain Shahid Suhrawardi should have been the Prime Minister of Pakistan. 1947 में वाहिद प्रोविंस जहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी वो बंगाल था, और वहाँ बंगाल का डिवीजन हुआ। सोहरावर्दी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ये सोचिए। लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ ही जो हमारे और आपके उर्दू बोलने वालों की क्या कहेंगे नेमत है, उसने ये तय किया कि सोहरावर्दी को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ कलकत्ता में जो खूनरेजी हो रही थी, he stayed back to calm it down. After all, he was the Prime Minister of Bengal at that time. But he was shunted out and he could not enter East Pakistan, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान थे, क्योंकि वहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन को बिठा दिया गया। और सोहरावर्दी couldn't even get to meet मोहम्मद अली जिन्ना। अब जिन्ना साहब का देखिए कि बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान के, उन्होंने गवर्नर जनरल ये जो लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा कि ज्यादा प्रोटोकॉल किसका होता, सबसे टॉप प्रोटोकॉल किसको मिलता होगा, तो गवर्नर जनरल को मिलता। तो उन्होंने कहा मैं फिर गवर्नर जनरल हूंगा, which was a ceremonial post. So he became a servant of the Queen after winning independence for Pakistan. तो आप देखिए कि जमहूरियत की कहीं पे ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान के बनने से। ये आप सोचिए, पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, सूबा सरहद में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, और सिंध में एक सीट वो भी जीएम सैयद को झूठ बोल के कि वो 1940 का रेजोल्यूशन जो है जिसमें कहा गया था कि स्टेट्स विल बी फॉर्म्ड, जिस ही वाज वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो जगह जगह गवर्नमेंट्स भी पलटी गई। खोड़ो साहब की गवर्नमेंट को जिन्ना साहब ने उल्टवाया। पंजाब में जो ममडोट की मिनिस्ट्री थी, दौलताना साहब को बुला बुला के कि इनको टॉपल करो गवर्नमेंट को,
हर जगह सिलसिला बैकरूम डील्स का था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ वाज अ बैकरूम डीलर। वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से इलेक्ट नहीं हुए थे, वो बम्बई से इलेक्ट हुए थे, और लियाकत अली खान हरियाणा से जो इस वक्त है। तो इन लोगों का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि इनकी सीट ही नहीं थी पार्लियामेंट। ये कोई किसी इलाके से इंडिपेंडेंटली जीत नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो it was made up of people and led by people who were not elected in Pakistan. They were elected somewhere in India on Muslim majority, वो जो separate electorate के तहत मुसलमानों की separate सीट्स होती थी, उन पे elect होकर पाकिस्तान आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 का जब बना, तो उसके अंदर बंगाल के वोट्स को निगेट करने के लिए, क्योंकि Bangladesh was in the majority, या East Pakistan was close to 55 or 60% of Pakistan's population, तो उनकी सीटें ज्यादा होती थी। तो इन्होंने ये जो 4 प्रोविंसेस वेस्ट के थे, इनको डिसॉल्व करके 1956 में 1 यूनिट बना दिया, और उसका कैपिटल 1 यूनिट का लाहौर में कर दिया। तो आप सोचिए, जिसको गवादर में जरूरत हो कैपिटल जाने की, वो वहां से लाहौर जाना पड़ता था, या कराची, तो फेडरल कैपिटल बना दिया। तो महाजरों का कब्जा इस पे हो गया, फेडरल कैपिटल पे, और पंजाबियों ने पूरा वेस्ट पाकिस्तान पे कब्जा किया। डेमोक्रेसी वाज आउट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि पहली दफा जब इन्होंने टेस्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, तो मुस्लिम लीग कुड नॉट विन मोर देन 2-3 सीट्स। वहां जगतू फ्रंट जीत गया, जिसके बाद अवामी लीग और नेशनल पार्टी ये सब वहां से निकले। तो देयर वाज नो चांस ऑफ एनीवन विनिंग। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1959 में इलेक्शन होना था पूरे पाकिस्तान में, बेस्ड ऑन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंडिकेशन ये था, और अमेरिका सरकार को उस वक्त बड़ी परेशानी थी कि जो नारा ऑपोजिशन का था, और नेशनल पार्टी वाज द लीडिंग पार्टी इन पाकिस्तान, पेशावर से लेके चिटगांव तक, दे वर द रियल डेमोक्रेट्स, लेफ्ट विंग पार्टी थी। इनको डिसॉल्व करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। अयूब खान साहब यहाँ कनाडा में ऑटवा में आके मिले भी हैं अमेरिकियों से, एंड 1959 जनवरी का इलेक्शन कैंसिल करने के लिए अक्टूबर 1958 में मिलिट्री कू हो जाता है। सिकंदर मिर्जा को भी प्रेसिडेंट हैं, वो बैठे हुए, उनको निकाल दिया। फिर अयूब खान साहब, ऑल इलेक्शंस वर कैंसिल्ड, मार्शल लॉ वाज इम्पोज, और आप हैरान होंगी उस मार्शल लॉ के अंदर कौन अयूब खान के साथ था। बहुत बड़ा आजकल नाम लेते हैं जुल्फकार अली भुट्टो का। He was his key man inside the cabinet, so Bhutto will never have to be able to leave के जमहूरियत के लिए फाइट कभी भी नहीं हुई। ये पहले भी 59 के अंदर भी जेड भुट्टो was supporting the military dictatorships। 1971 में भी he stopped Sheikh Mujib from becoming prime minister of Pakistan and they was willing के पाकिस्तान टूट जाए लेकिन इनको मिले प्राइम मिनिस्टरशिप। तो 59 के अंदर जब जो ऑपोजिशन का नारा था सीटो सेंटो छोड़ दो, सीटो और सेंटो वर लाइक नेटो। सेंटो जो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टर्की इराक बगदाद पैक्ट कहलाता था, टर्की ईरान इराक और पाकिस्तान, वो बाद में सेंटो बना। और सीटो जो था वो ईस्ट पाकिस्तान से लेके आपके फिलीपींस तक जाता था। ये सब था कि कम्युनिज्म को रोकना है और ये रोकना नीचे से है, ये जिम्मेदारी हम पे लगाई गई थी। उनको हराने के लिए अयूब खान साहब ने मिलिट्री कू किया। इलेक्शंस वर फिनिश्ड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसके अंदर एक नया कंसेप्ट ले आया, बेसिक डेमोक्रेसी, कि आपको वोट देने का हक नहीं है पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्लियामेंट के लिए आप वोट देंगे एक 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को। तो वो मोहल्ले मोहल्ले इधर उधर बेसिक डेमोक्रेट्स होते थे जो
شادیوں کے فیصلے, طلاقوں کے فیصلے, لوکل ایشوز مینیج کرتے تھے. اینڈ دے ور ٹو الیکٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو پھر 1965 کے اندر الیکشن ہوا جس میں فاطمہ جناح رین اگینسٹ ایوب خان. اور کیونکہ وہ فراڈ تھا پورا, اور اس میں بھی آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے, he was not with the combined opposition parties. انہوں نے جا کے پھر 1965 میں to justify and create loyalty towards him, he sent the invaders back into Kashmir. پاکستانی آرمی سولجرز کو سویلین یونیفارم میں 1965 میں پھر انفلٹریٹ کرایا تاکہ جنگ ہو اور پھر وہ قومی نغمے بجے and people would. So 1965 تک یہ جو الیکشن کے اگینسٹ کے بےایمانی ہوئی, اینڈ بیسک ڈیموکریٹس کو جمع کر کے گھروں میں بند رکھا گیا. جس دن ووٹ دینے کا حق تھا اس دن چھوڑا جاتا تھا, بس میں بٹھایا جاتا تھا, ووٹ ڈلواتے تھے اور واپس لے آ گئے. اس میں ایوب خان جیتے. اینڈ فاطمہ جناح بیسکلی, یہ سب کہتے ہیں کہ بنگال کے لوگ جو تھے وہ پہلی پاکستان کے خلاف تھے. فاطمہ جناح واز دیئر مین پاپولر لیڈر, شی واز ناٹ فرام ایسٹ پاکستان. ایک اور جنرل اعظم خان ہوتے تھے who was governor of East Pakistan, and he was extremely popular over there, but he was against martial law. تو یہ ساری سامنے کا جو فرنٹ تھا ڈیموکریسی کا, یہ ڈسٹروائے کر کے اس کے بعد 65 کی جنگ ہار کے پھر جب تاشکند ڈیکلیریشن ہوا ہے تو مسٹر بھٹو took his made his own new party and نیشنل پارٹی کے جو لوگ پرو پیکنگ جسے آپ کہیں وہ تھے, ان کے ساتھ مل کے he formed his own political party. But at every stage سب سے بڑا جو نقصان ہوا ڈیموکریسی کو پاکستان میں, اس 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب واز دی کلیئر ونر. He had the majority of seats, even though the seats on both sides were equal, but he won the most seats and nobody was clear to then. And parliament کا پہلا سیشن ڈھاکہ میں ہونا تھا اور بھٹو صاحب نے کہا کہ جو وہاں گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. These were his exact words. ویسٹ پاکستان سے کافی پالیٹیشین گئے فار دی انوگرل سیشن, بٹ اس سے پہلے ملٹری نے انٹروینشن کیا اینڈ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کے they killed hundreds of students. I have visited that place and لوگوں میں اب تک وہ ان کو یاد ہے کہ کیا ہوا, اور ان کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ کیا ہوا, کہ الیکشن جیتنے کے بعد ان پہ فوج نے فائرنگ کی. ویسٹ پاکستان میں فوج نے کبھی ایسے بلوچستان کے علاوہ کہیں اور مارپیٹ نہیں کی کہ کئی 100 آدمی مار دیے جائیں. انفیکٹ آپ یہ سوچئے جس دن پاکستان آرمی نے سرنڈر کیا ہے ہندوستان کے آگے اور مفتی باہنی کے آگے, they collected all the professors and intellectuals of Bangladesh and killed them before surrendering. اور یہ کہا جنرل نیازی نے, جو ہمارے آج کے نیازی کے پپا انکل کچھ لگتے ہیں, کہ ہم ان کی نسل بدل دیں گے, اتنی عورتوں کے ریپ کرو کہ ایک جنریشن میں بنگالی نسل ختم ہو جائے. یہ اوپنلی پروکلیم کیا ہے جن لوگوں نے. تو بات ساری ڈکٹیٹرشپ کی یہ ہے کہ ایٹ ایوری اسٹیج the military always had politicians who approved of that. جب آپ کے پہلی دفعہ ملٹری کو ہوا 58 میں, ہم بچے تھے, but we remember how the same politicians, except for a handful, were very excited کہ سڑکیں صاف ہو گئی. This is exactly what people thought, کہ اب سڑکیں صاف ہوں گی, کیونکہ کسی لیول پہ بھی گورننس نہیں تھی. Everybody was from day one, جو کراچی کی کیپٹل یا اس کی لوکل میونسپیلٹی میں تھے وہ لوٹنے آئے تھے. جعلی ڈگریاں بٹی ہیں اس زمانے میں. چودھری خلیق الزمان اور 2-3 اور لوگوں کے پاس یہ تھا کہ
جو بھی یہ کہے گا کہ میں تو صاحب پارٹیشن میں لٹ گیا, میری ڈگری ختم ہو گئی, تو یہ 3 لوگ تھے جو بی اے کی ڈگری دے دیتے تھے. اینڈ دیٹ از وائی بیوروکریسی ساری کی ساری, ایک تو اردو زبان کو نیشنل لینگویج بنایا جو کراچی میں کسی کی بھی نہیں تھی زبان, نہ ہی پنجاب میں. خیر پنجابی تو جو حکومت کرے اس کی زبان مان لیتے ہیں, ان کا کیریکٹر کا تو جواب ہی نہیں ہے دنیا بھر میں. تو they decimated all the factors that were fighting for independence and democracy and placed babus, then used generals. یہ ہائرارکی تھی. ایوب خان کو بھی پہلے ہیرو انہوں نے بنایا, جیسا وہاں انڈیا کی کمپنی آ گئی تو ایوب خان نے تو ایک کمپنی, یہ 52-53 کے اندر بادشاہ بن چکے تھے پاکستان کے. اینڈ اسی روایت سے فوج کو یہ پتا چلا کہ یہ دشمن سے لڑنے میں مزہ نہیں ہے, اپنے ہی ملک کے سویلینز کو مارو, میڈل خود ہی مل جاتے ہیں. جب آپ لڑیں گے کسی سے جس کے پاس گولڈل بھی نہیں ہے تو جیتیں گے آپ نا. تو پاکستان فوج نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مارا ہے. اب پتہ نہیں آپ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو آ کے بند نہ کر دیں کہ یہ کیا آپ نے کہلوا دیا میرے منہ سے, بٹ یو کین آلویز سے یہ ڈسکلیمر نہیں ڈالتے کہ opinions of the participants is not necessarily the opinion of the show. But this is not right. But سر یہ بار بار یہ ایسا کیوں لگا ان کو کہ سویلین لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نہیں چلا پا رہے, اور بار بار جو فوجی حکومت آئی جو کسی اور ملک میں نہیں آئی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پالیٹکس میں, ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ایک چیز اور ہے, جب کبھی آئے ہیں, جتنا مطلب سننے میں آیا یا دیکھنے میں آیا کہ جب کبھی فوجی حکومتیں آئیں تو بہت سی چیزیں انڈر کنٹرول بھی آ گئیں, جس میں آپ کہنا چاہیے کرائم کم ہو گئے, آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی, اور وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں گند بند ادھر ادھر نہیں پڑا ہوتا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ چیز کیسے کرتے پھر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات, آپ نے اپنے ملک میں آپ کے دشمن کے ملک کی زبان نافذ کر دی. اپنے فرسٹ ڈے جو آپ کی 60% پاپولیشن تھی اس کو کہا کہ تم تو پاکستانی ہوئی نہیں, تم بھوکے بنگالی ہو. آپ نے سندھیوں کو یہ طے کر دیا کہ وہ تو سوتے رہتے ہیں دن بھر چھاؤں کے اندر جا کے, پٹھان تو چوکی دار ہے, بلوچ جو ہے وہ تو گدا گاڑی چلاتا. یہ آپ نے پہلی جنریشن کے بچوں کو, اور اردو بولنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہمیں سویلائز کرنے کے لیے. یہ آپ کا تھرو آؤٹ ہسٹری رہی ہے. اینڈ اس کے اندر دی بیوروکریسی, دی اردو اسپیکنگ بیوروکریسی جس نے پاکستان میں قبضہ کیا آ کے, یعنی کہ ہوم سیکرٹری جو اڑیسہ سے آئے تھے, کیا نام ہے ان کی کتاب بھی یہیں پڑھی ہوئی ہے, ان کے ہوم سیکرٹری بن گئے. He didn't even have work, he didn't even have a desk, but he was drawing salaries. These were the people who constantly attack politicians being corrupt. دیکھیے, نان سٹاپ آپ کہتے رہے یہ کرپٹ وہ کرپٹ, تو آپ کے ذہن میں کنونس کر دیا کہ پولیٹیشین تو ہوتا ہی جھوٹا ہے. اور یہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری کے آفیسرز ہیں اور سویلین بیوروکریسی جو ہے, یہ ساتھ ہاتھ میں مل کے کام کرتے ہیں, جس کو مہاجر پنجابی وہ بنگال میں کہا کرتے تھے کہ ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ پبلک فیلنگ, بھائی آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر پراسپیرٹی کیسے آئی؟ وہ تو کورین وار کی وجہ سے آئی کہ آپ 90% دنیا کا جھوٹ پیدا کر رہے ہیں. ساتھ میں ایشیا میں جنگ چل رہی, کوریا میں سپلائی کرنے, گنی بیگ سپلائی کرنے کا ایک ہی ملک ہے, وہ ہے پاکستان, اور جتنا پیسہ آ رہا ہے اس سے آپ نے اسلام آباد بنا دیا. تو یہ چوری آپ کے سامنے ہوئی, یہ کس نے کی؟ تو بنگالی نے تو نہیں کی ہے. اسی لیے تو یہ وہی سویلین جو آج وہاں میر پور کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے, آپ کو پتا ہوگا کہ کم از کم 500,000 پیپل آر سٹنگ دیر, MQM کے جھنڈے, اور ضیاء الحق کی تصویریں لگی ہیں. میں تو جا کے دیکھ کے آیا ہوں. ضیاء الحق کی داڑھی اگائی ہوئی ہے ان بہاریوں نے, وہ بیٹھ کے قبضہ کرنے گئے ان کی. تو آپ پولیٹیشینز کو کہہ رہے ہیں کہ
फौज काम ठीक कर लेती है, वो क्या करेगी? एक आप तो फिर चाइना बन जाए ना। इसीलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को जेब नहीं देती डेमोक्रेसी, क्योंकि ये हमेशा से इल्तिजा करते रहते हैं कि यार कहीं से कोई खलीफा ला दो हमें, या वो मियाँ खलीफा ही हो, वो तुर्कों का खिलाफत आ जाए, कोई हम पे डिक्टेटर आ जाए। ये कंड्यूसिव टू डेमोक्रेसी हमारा इंडिया पाकिस्तान के जो मुसलमान है ये बादशाहों की तमन्ना में जिंदा रहते हैं। इनकी सारी कहानी है कि फलाना बादशाह ये था, फलाना बादशाह ऐसा था, उसके गुलाम इतने थे, उसकी लौंडियां इतनी थी, नवाब वजाहत अली खान ऐसे थे। The entire mental structure of our thought process is based on being subjugated to the person who wants to harm you. तो हम पाकिस्तान में बैठ के मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, जिसने को मारने के लिए हमला किया सिंध पे। हमारे यहाँ एक लफ्ज कभी कोई राजा दाहिर के फेवर में बोल दे? नो। ये वी आर कंडीशन। जब हम इमाम हुसैन के मरने को उसके उनके सर को ठुड्डा मार के दमास्कस में अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं कि उमैयद डायनेस्टी, तो मतलब हमसे तवक्को ना रखें कि हम कहें कि कोई अच्छी बात है, गलत। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रैशनली जज what is good for us is what is not. We are conditioned to be treated like dirt. अब देखिए कि जिन लोगों ने आके पाकिस्तान का जो इलाका है यहाँ रेप प्लंडर सब कुछ किया, उन सबको हमने हीरो बनाया। और जो पाकिस्तान जिस धरती में है, जहाँ की उसकी 5000 साल की सिविलाइजेशन है, उससे हम दूर रहते। मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं, ये मेरे पीछे ही है। हाँ, ये देखिए ये है असल पाकिस्तान का ही है। देखिए फास्टिंग बुद्धा, ये पाकिस्तान का एक पोस्टर छपा हुआ है और ये लाहौर के म्यूजियम में था। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ गया? जापान को बेच दिया इन्होंने। ये लाहौर के म्यूजियम में अब नहीं है, ना ये छप सकता, क्योंकि वो दौर जिसके अंदर पाकिस्तान थोड़ा बहुत मोहनजोदारो और सिंध की अपनी और टेक्सला की सिविलाइजेशन को मानता था, वो भी खत्म हो गया। सर, मैंने तो अपने बचपन में इतना ज्यादा जो है वो स्टैचूज और बुत और ये वो इस तरह की बातें भी नहीं सुनी, और ना ही लोग इतना नफरत करते थे कि हर जगह से हटा दो। तो अगर कोई, मैं तो बल्कि ढूंढ रही हूँ मुझे मिल जाए कोई स्टैचू पीछे रखने के लिए, तो बोलेंगे क्यों रखा है। हाँ, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू जो है निकला, आपके लोकल गांव वालों ने उसको तोड़ के स्मैश कर दिया। तो सर ये इस तरह की मेंटालिटी अब क्यों हो गई है इनकी? देखे ना, वो परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि जी ओसामा बिन लादेन मेरा हीरो है। ये इसी तरह की बातें क्यों? इंडिया से आए थे ना अब्बा, पैसे लेके सीधा तुर्की गए थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करिए। हर कोई जो वहां पान बेचने वाला था वो यहाँ के हमारा कमांडर इन चीफ हो गया। भाई वापस जाओ, दिल्ली जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? आई एम सेइंग वेरी ओपनली नाउ टू पीपल। जिन लोगों को ये है कि जनाब हमें पंजाबी, पश्तो और ये सिंधी जैसी घटिया जबानें नहीं चाहिए, तो भाई तुम चले जाओ लखनऊ, वहां तो सिर्फ उर्दू बोली जा रही है। आज तक वो आदाब कर रहे हैं लोग, आपसे जाएं भाई, जान छोड़ें। बंगाल ने आपसे माफी मांगी, कहा जाओ दफा हो यहाँ से। जब से पाकिस्तान गया है वो, इट इज द लीडिंग पावर इकोनॉमिकली इन द सब कॉन्टिनेंट। 10% ग्रोथ होती है उनकी अपनी मुश्किलात सब है, लेकिन दे आर फोकस्ड ऑन eliminating illiteracy, eliminating poverty, and they are succeeding. और देखिए कौन है उनकी लीडर, उसने सेक्युलरिज्म को इंस्टॉल किया और सारे ये जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेटर थे एक एक करके हैंग किया ना उसने। कुछ भी कर सके। आपके यहाँ जो एक गरीब मार्जिनलाइज कौम को मारता है उसको आप हीरो बना देते हैं। थे ना आपके मौलाना रिजवी साहब, क्या नाम था उनका, सिर्फ ये है कि खादिम हुसैन रिजवी, हाँ, एटलीस्ट ही स्पोक हिज मदर टंग। मैं उसको इस बात का क्रेडिट देता हूँ
कि मारते तो सारे ही मौलवी थे, लेकिन ये मौलाना जो थे ये अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा नहीं थे। कि हर एक को अपनी जबान बोलने का हक है, लेकिन when you do cultural genocide of the language of the land, somehow the land will gobble you up. आप हों जंगल में और कहें कि मैं नियाजी पठान हूं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपकी अम्मा से तो पूछ लो, इमरान खान से कि कहाँ से आई थी बीबी, 3 बहनें थी, कहाँ गई सारी, कोई जनरल बर्की, कोई जनरल नियाजी, कोई इधर उधर। तो ये सब जलंधर के लोग हैं जो, क्योंकि पश्तून अपने आप को कहने में जरा मर्दानगी होती है, हम 2 गाली दे देंगे तो यह हो जाएगा, ये स्टीरियोटाइप खुद अपने बारे में बना रहे हैं। अब पंजाबी फ्रॉम जलंधर सेइंग आई एम अ पठान। अरे ये 4थी बीवी शायद इनको समझाए कि तू है कौन। लेकिन वही मैं कह रही हूँ सर, ये एकदम से इन्होंने शुरू के साल तो पाकिस्तान के फिर भी ठीक थे, बाद में इन्होंने जितने पार्क थे जहाँ स्टैचू लगे थे वो स्टैचूज तोड़ दिए इन्होंने, हर जगह से स्टैचूज हटा दिए। मेरी बात सुनिए, ठीक नहीं थी, ये झूठ है। वो जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने अंग्रेज से पैसे खा के हिंदुस्तान के बाजू काटे, तो ड्रिग रोड पे मर गया। ये इतने मैं क्या कहूं, इतने घटिया क्लास के लोग थे, बिट्रेयर्स। ये जो नवाब आए थे सारे यूपी और बिहार से, इन्होंने जिन्ना के इलाज के लिए उनको वहां भेजा जहां अस्पताल नहीं था, एक जहाज में डाल के जियारत भेज दिया। अरे वो बंदा जो जिसके लिए इंग्लैंड जाना कोई मसला नहीं था, उसे कहा ना, आप जाइए वहां जहां एम्बुलेंस भी ना हो। आपने वो जगह देखी जियारत में, जाइए, अरे जाके देखिए आप। अरे यू वोंट बिलीव व्हाई वुड एनीबॉडी सेंड मिस्टर जिन्ना टू डाई ओवर देयर। और ये लियाकत अली खान पूछते थे बुढ़ा मर गया नहीं मरा अभी। दिस इज व्हाट दे वुड कॉल टू फाइंड आउट कि ये जान छूटे। उसको भी देखिए, वो जाए प्राइम मिनिस्टर बनने के गवर्नर जनरल बन गया, और जो कैबिनेट मीटिंग होती थी उसमें प्रिसाइड करता था। You cannot, the prime minister is the head of government. वो उनको कोने बिठा दिए लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान ने सरवर्दी को निकलवा दिया कमरे से, और आपके जो लॉ मिनिस्टर था वो तो भाग गया वहां से। He ran away to refuge in Calcutta. Sitting cabinet minister. You know why? जब कश्मीर पे हमला हुआ तो क्योंकि लॉ मिनिस्टर हिंदू था, दलित था, उन्होंने कहा साहब ये सिक्योरिटी के मामले आप कैबिनेट में नहीं बैठ सकते। They kicked him out of the cabinet. तो सर इन लोगों को ये चीज क्यों इन्होंने ज्यादा फैलाई, और कब से इन्होंने ज्यादा ये चीज बात करनी शुरू की कि किसी और मजहब के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में किसी खास पोजीशन पे नहीं बैठ सकते, वो सदर नहीं बन सकते, वजीर आजम नहीं बन सकते, और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है। ये सारी खिचड़ी इन्होंने कब पकाई है? ये अगस्त 16, 1946 में शुरू हुआ, जब आपने जिन्ना साहब के ऑर्डर पे कलकत्ता में फुटपाथ पे सोने वाले बिहारियों का कत्लेआम किया, और उनकी डेड बॉडी जब पटना गई, इस उम्मीद से जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन डे किया ताकि बिहार में मुसलमानों की पिटाई हो तो फिर बैकलैश बढ़े उससे। It was one of the dirtiest acts committed in the history of India. A leader organized the slaughter of people to accomplish the goals he had been set by the colonial power, that is Britain. देखिए ब्रिटेन का मसला क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जिस दिन सोवियत फौज बर्लिन पे कब्जा करती है, उस दिन अमेरिका और ब्रिटेन वाज द सीनियर पार्टनर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उनकी डिफीट ये होती है कि वो सारी तमाशबीनी करने के बावजूद 30 मिलियन, कितने करोड़ होंगे आपके यहाँ, तो करोड़ ही चलता है ना, 30 मिलियन पीपल। सर मेरी इकोनॉमी बहुत खराब है, मुझसे बिल्कुल ना पूछे। ये जब एक और बात बताऊं, जब तक आप लोग करोड़ों को नहीं छोड़ेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपकी ऐसी जो दुनिया कोई नहीं समझती। Anyway, 30 million Russians had to die. Many among them Muslims from the
सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ ईस्टर्न एशिया, उनके मरने के बाद चर्चिल साहब को तकलीफ ये होती है कि अरे भाई इनकी 2 मिलियन की फौज तो बैठी हुई है, हमारे तो 2 लाख भी फौजी नहीं है ब्रिटेन में. तो ही इंस्टीट्यूट्स एन इंक्वायरी not about the fall of Berlin, but what will happen now about Indian Ocean and British India. और 15 दिन में वो रिपोर्ट मांगते हैं. एंड उनकी हवा ये निकली हुई थी कि रेड आर्मी जो है वो तो खड़ी भी है ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे. तो इन्होंने बीपी मेनन और अपने नेहरू साहब से बात की अबाउट क्रिएटिंग military bases for Britain in what is North West India, जो पिशावर का इलाका है. जब मेनन साहब ने कह दिया not at all, तो ये जिन्ना साहब को ठेका दिया गया. and जिन्ना साहब said alhamdulillah. That is when this whole movement started कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया शुड नॉट बी a united country जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट लेके बैठेगा. ये तो नहीं हो सकता ना कि इतना बड़ा मुल्क सिक्योरिटी काउंसिल में ना हो. आज हम भुगत रहे हैं ना उस बात. वो नहीं किया. सारी बिट्रेल जो है अंग्रेज के हाथ में हुई. फिर अंग्रेज को ये डर था कि जो बलूचिस्तान का इलाका जो अफगानिस्तान और ईरान और हिंदुस्तान का अलग है बिल्कुल, इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो जितने भी लीडर्स थे, जितना भी बैकवर्ड कंट्री, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे. वॉशबर्ग ब्रिजिंग जो हैं या खैर बख्श बनी, यंग लोग थे, या नेशनलिस्ट हैं, ये लेफ्ट विंग थे या डेमोक्रेट्स थे. इनके यहाँ इलेक्शन हो रहे थे. और एक और आपको मजे की बात बताऊं कि बलूचिस्तान की आज़ादी का जो लॉयर था वो मोहम्मद अली जिन्ना था. तो अगस्त की 11 तारीख को पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, उनका यौम आज़ादी था, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया अगस्त 15. और जिस साहब ने अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान की आज़ादी उनको दिलवाई, उसी ने हुक्म दिया 9 महीने बाद के इन्वेड स्टेट ऑफ कलार. तो हमारी तमाम जो डायरेक्शंस थी पाकिस्तान बनने की, वो अंग्रेज सरकार ने हमें ऑर्डर दिया उसको हिंदुस्तान को तोड़ने की, बलूचिस्तान पे कब्जा करने की, क्योंकि उनको डर था ये पूरा रेड आर्मी का डायरेक्ट उड़े. ऊपर किंग जाहिर शाह थे अफगानिस्तान में, नीचे बलूचिस्तान खान कलात का जो एरिया था उसके थे पोर्ट्स थे, पसनी, ग्वादर, उमारा. इन्होंने पहले पाकिस्तान नेवी भेजी पसनी, जाके बम्बार्ड करके आओ. लसबेला का इलाका अलग करवा लिया. तो वी हैव प्लेड डर्टी फ्रॉम डे वन. आप सोचिए कि आप एक जनरेशन तो कम है ना मुझसे, ना आपने पढ़ा कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी कौन लड़ा, ना मैंने पढ़ा. मुझसे पहले की जनरेशन तो खैर अंग्रेजों के ज़माने की थी. Not one person knows what was the movement before, in between Ghadar 1857, जबकि हिंदू मुसलमान साथ लड़े against the सिवाय पंजाबियों के बाजू. The only people who supported the British were अपने मुसलमान और सिख पंजाबी. They were the only people who attacked Delhi on behalf of the British East India Company and overthrew the last Mughal emperor. ये भी नहीं पढ़ाया जाता ना किसी से, बल्कि गदर की तरह पढ़ाई नहीं जाती. बिल्कुल, बात तो ठीक है. जब भी बुत वगैरह की अगर बात जैसे इन्होंने डिस्कस किया है, तो उस पर मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ कि जब हम लोग आजकल तो ड्रामा वगैरह अगर आप देखते हैं, कोई सीरियल्स देखते हैं पाकिस्तान के, स्पेशली जो सीरियल्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें ऐसी डेकोरेशन के लिए बुत वगैरह इस तरह के स्टैचूज़ वगैरह जो हैं वो लगा दिए जाते हैं. तो जिससे लोग जो हैं वो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा, बीच में इतना बड़ा इशू भी क्रिएट हो गया था कि इन्होंने बुत क्यों रखे हुए हैं, पाकिस्तानी सीरीज़ में हो क्या रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं.
तो इस तरह के सिनेरियोज जो हैं वो आजकल देखने को मिल रहे थे, स्पेशली बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गया था और लोगों ने तो कहा था कि हम इस ट्रायल को ही बाइकआउट कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इस तरह की हमारी एक मेंटालिटी ऐसी हो गई है, हमारी एक सोच ऐसी हो गई है कि बुत नहीं होने चाहिए। एक बल्कि मैं देख रही थी एक आउट ऑफ कंट्री में मैं कहीं पर देख रही थी कि एक वीडियो में एक फीमेल है जो कि शॉपिंग मॉल में गई हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पर जो वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह मेरे ख्याल से रखी हुई थी, कुछ इस तरह का स्टैचूज वगैरह रखे हुए थे या मूर्ति रखी हुई थी, तो उसने गुस्से में अपना गुस्सा ज़ाहिर किया या फिर क्या तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ के जो बुत हैं वो शॉप से नीचे फेंकी और गुस्से का इजहार किया और उस पर बाकायदा उन्होंने वीडियो तक रिकॉर्ड की और वो अपलोड भी की। तो समझ ये नहीं आता कि ये लोग गुस्से का इजहार करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या इस तरह से इशू रेज करते हैं, तो उसको करने का रीज़न क्या है, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, तो इतना गुस्सा कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग। तो ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई है, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। एनीवेज इन्होंने बात की कि जर्नल्स जो हैं वो गवर्नमेंट में क्यों आते हैं। तो ये बात सच है कि परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, आप जनरल ज़ियाउल हक को देख लें, गवर्नमेंट में जर्नल्स आए हैं पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी गवर्नमेंट में मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट की है कि काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल भी हो जाती थी। और अभी तो जैसे कि पाकिस्तान की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी और उसकी वजह से जो है फिर जब गवर्नमेंट इनकी आई तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। जैसे कि अभी MQM की जब गवर्नमेंट चल रही थी तो उस वक्त लोग जो हैं इतने डर चुके थे कि उसकी वजह से लोग जो हैं बाहर तक नहीं आते थे। इवन मैं कराची की बात करती हूँ तो कराची में तो बाहर जाना मुश्किल हो गया था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। बट ये है कि आधा साल तो कराची ऑलमोस्ट बंद ही रहता था, आधा साल मतलब कह सकते हैं जब देखो स्ट्राइक हो रही है, स्कूल्स बंद हो जाते थे कि हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे न्यू नहीं लगती थी उन दिनों, हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह को सुनने में मिलता था, जल्दी स्कूल से छुट्टी हो जाती थी कि ठीक है आप लोग जाओ और हालात ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब जो है जो भी आती है, भले वो नून लीग आती है, PTI आती है, चाहे जर्नल्स आते हैं, जो भी हैं, बट ये कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन सही होने की बजाय वो ख़राब होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो है और हमारी पब्लिक को भी यार यही है कि हमारी पब्लिक आजकल देखें ना, टिकटॉक इतना इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ओ माय गॉड, टिकटॉक को इन लोगों ने अपना कैरियर बना लिया है यार। आजकल जिसको देखो उसको टिकटॉक स्टार बनना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट को यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है, तो टैलेंट का तो यहाँ पे नाम मत लो, बस अगर चीज़ कोई आगे जाती है और एक वो पौड़ी हो रही है, यहाँ पर पौड़ी हो रही है, सो वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो उनको आजकल इतना इन्होंने फेमस कर दिया है। और एक लड़की जो है वो ACCA में आगे आ गई है, मतलब कि उसने टॉप किया पूरी दुनिया में, और आज उस लड़की को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कोई कर रहा। तो ये कितना डिफरेंस है, खुद देख लें। एक वो जो मेहनत से उसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक वो जो पारी हो रही है तो उसको इतना हिट कर दिया, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो समझ से बाहर है कि किस डायरेक्शन में हमारी कंट्री जा रही है। एनीवेज ओवरऑल वीडियो तो समझ आई, बहुत अच्छी लगी, हम किसी और डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन बात करते हैं बाकी जो बांग्लादेश की लास्ट में मैं बात करूंगी कि बांग्लादेश के साथ इन लोगों ने बहुत ही गलत किया था और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह से बांग्लादेश के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी बांग्लादेशियों औरतों की जो उनके साथ इतना मिसबिहेव किया गया और उनकी नस्लें चेंज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। यार हद होती है इस तरह की बातें करने की। मतलब कि क्या मसला है अगर वो काले हैं, क्या मसला है अगर वो छोटे हैं, तो क्या मसला है अगर वो बंगाली हैं। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, तो वो हम छोड़ते हैं किसी और वीडियो के लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سجیشنز کے لیے آپ کامنٹ باکس میں مجھے سجیشنز دے سکتے ہیں اور انسٹاگرام کی آئی ڈی پر بھی دے سکتے ہیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. بائے.